बच्चों तो आज हम जो है कक्षा 10 की विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। कक्षा 10 के विज्ञान में जैसे कि हम जानते हैं 3 भागों में बटा हुआ है, 3 इकाइयाँ हैं। पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान। इस तरह से 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहला लेसन। पहला लेसन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको वीडियो पसंद आए और उसके बाद उसमें जो कुछ समझ में आए उसको कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, घंटी की बटन होती है उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे ये हो जाए कि हम कोई वीडियो बनाए तो आप तक पहुँचे। और आप लोग लगातार वीडियो को पूरा देख के और एक क्या समझ में नहीं आए जरूर बताइएगा। तो इस तरह से सबसे पहले जैसे कक्षा 10 के विज्ञान में पहले पाठ का नाम है पाठ 1 या अध्याय 1। अध्याय 1 इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जैसे कि इस पाठ का शीर्षक है रासायनिक अभिक्रिया। सर्वप्रथम यही हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहली हेडिंग होगी हमारी, जो पहला टॉपिक हेडिंग है वो है रासायनिक। बुक में आप यही सब पाओगे, यही चीजें हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यही चीज फेयर में बनाते समय यही हेडिंग डालो और जो मैं समझाऊंगा उसको अपने शब्दों में लिखो। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ ये होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्म का 1 या 1 से अधिक पदार्थ बनाए, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी दो या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाया जाए उनको, तो एक नया गुणधर्म या 1 से अधिक नया गुणधर्म वाला पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो मैंने कहा वही आपको लिखना है। ठीक लिखूंगा तो काफी समय लगेगा, इसलिए उसे न लिखते मैं सीधा बता रहा हूँ। अगर जैसे समझ में ना आए तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम लिख कर भी समझाएंगे। अब ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जब नया पदार्थ बनता है, इनको भौतिक विधियों के द्वारा या किसी भौतिक विधि के द्वारा हम इसको पुनः अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं कर सकते। भौतिक विधियां आप जानते हैं, जैसे ऊर्ध्वपातन, आसवन, वाष्पीकरण इत्यादि। अब दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है। नंबर 1 हेडिंग, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2 रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन। नंबर 3 तापमान में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 4 गैस उत्सर्जित हो सकती है। ओके, तो ये 4 कारण इसमें जो है, ये 4 परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया में 4 चीजें शामिल होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को मैंने बताया नहीं आप लोगों को उदाहरण के रूप में। सबसे पहले हमको
हमको ये जानना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को हम थोड़ा सा लिख के बता दें आपको। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, आप उस सूत्र के द्वारा तो सुनिए नहीं, हम वैसे बता दे रहे हैं। कार्बन को जब जलाया जाए, जलाने के लिए उत्तरदायी तो हवा है, ऑक्सीजन। हवा जिसको हम कहते हैं, वायु जिसे कहते हैं, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बगैर ऑक्सीजन के कोई चीज जलेगी, इसलिए ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और बनाएगी क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएंगे जल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे आपस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नई गैस का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव। दैनिक, अगली हेडिंग है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया। हमारे जीवन में रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास क्या हो रही है उसके बारे में बुक्स में दिया हुआ है, उसको भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले नंबर पे है भोजन का पचना। भोजन का पचना ये रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम भोजन खाते हैं तो वो उसका जो है रासायनिक परिवर्तन होके वो हमें ऊर्जा और अन्य चीजें जो उसमें से आवश्यक चीजें होती है निकाली जाती हैं, बाकी जो फालतू चीजें होती हैं जो है बाहर से बाहर कर दी जाती है। तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है श्वसन। श्वसन, श्वसन में क्या होता है? श्वसन में होता क्या है? हम ऑक्सीजन प्राणवायु से कहते हैं, उसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नंबर 3 पे आता है जंग का लगना। ये भी हमारे परिवेश में आसपास होता है। जब बरसात का मौसम हो, कोई भी अगर धार को उधर खुले में छोड़ दी जाए तो उस पर जो है लाल परत बन जाती है। उस पर क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुक्रिया करके क्या बनता है? फेरस ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये भी रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। अब चौथा जो है दही का बनना। ये प्रत्येक घरों में पाया जाता है, दूध से दही बनाया जाता है। ये भी रासायनिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में जो बुक्स में दी गई है और जितना हमको पढ़ना है वो हमारे दैनिक जीवन में 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, होती हैं, जो जिनको हमें जानना आवश्यक है। अब इसके बाद अगला नंबर आता है रासायनिक समीकरण। जैसे दूसरी हेडिंग थी रासायनिक, पाठ का नाम जैसे था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यहाँ पर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और नया पदार्थ 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक नया पदार्थ बनाएं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इनको प्रतीकों द्वारा दर्शाना, इनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं और रासायनिक जो मतलब पदार्थ होते हैं उनके प्रतीकों के द्वारा निरूपित करके करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण जैसे मान लो हाइड्रोजन प्लस
ऑक्सीजन बनाएंगे जल। क्या बनाएंगे? जल। ये हम जानते हैं, लेकिन अब इनको रासायनिक समीकरण में इसको प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। जैसे हाइड्रोजन का सूत्र होता है H प्लस O2। ऑक्सीजन हमेशा स्वतंत्र रूप में क्या हो, कैसे होती है? हाइड्रोजन भी स्वतंत्र रूप में नहीं होती, इसके दोनों ड्रॉप में जुड़े होते हैं। उसकी जगह लिखते हैं H2 और O2 इक्वल टू 2H2O। सॉरी H2 2H2O। ओके, ये क्या हुआ? हाइड्रोजन की जगह H, ऑक्सीजन की जगह O और उसकी जल की जगह H2O। को अब रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? हम देख रहे हैं रासायनिक समीकरण जो लिखा हुआ है इसके बीच में तीर लगा हुआ है, उसके पूर्व जो है, जो पहले है उसके बीच में प्लस लगा हुआ है। यानी ये जो पदार्थ यानी जो तीर के पहले होते हैं, यानी जो पदार्थ आपस में मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी तीर के पहले जो नया पदार्थ बनना है उसको जितने भी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, सबके बीच में जितने पदार्थ होते हैं उनके बीच में प्लस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्लस। और ये जब क्रिया आपस में करते हैं, जो नया पदार्थ का निर्माण करते हैं उसके पहले तीर का चिन्ह लगाते हैं। यानी तीर के तेल की तरफ क्या होता है? तीर के तेल की तरफ अभिकारक होता है और तीर के टॉप पे यानी शीर्ष की तरफ उत्पाद होता है। क्या है ये? उत्पाद। क्या है? तो हम समझ गए। अब इसके दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण में कितने भाग होते हैं? पहला अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जो आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और जो आपस में मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, जब रासायनिक समीकरण लिखे थे तो लिखोगे कि रासायनिक समीकरण लिखते समय उनकी भौतिक अवस्था भी लिखनी आवश्यक है। अगर मैंने इतना लिखा है तो ये पर्याप्त नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस है, इसकी जगह G लिख देना चाहिए, इसकी जगह G लिख देना चाहिए। एक ऑक्सीजन गैस है और ये लिक्विड है। यानी भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है हम जानते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था कितनी होती है? एक, ठोस, दो, द्रव, तीन, तीसरे नंबर पे है गैस, चौथे नंबर पे है जलीय विलयन। जलीय यानी जल तो हो ही गया, अगर उसमें कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? जलीय विलयन। जलीय विलयन। जलीय विलयन एक्वस कहते हैं। एक QUEOUS एक्वस का एक। और इसको जो है अंग्रेजी में दर्शाते हैं पदार्थ के बदल लिख के। ये कैसे? उसका जैसे सॉलिड को सब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सॉलिड को S से, लिक्विड को L से, गैस को G से। टोटल जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। सॉलिड S, लिक्विड L, गैस G, इस तरह से। और जलीय विलयन हुआ AQ। तो यहाँ पर G लिखेंगे, यहाँ पर O की बगल G लिखेंगे और जल की बगल L लिखेंगे। यानी ये लिखना आवश्यक है। ये लिखना आवश्यक है। यानी भौतिक अवस्था भी समीकरण में लिखना आवश्यक
है। अगर हम भौतिक अवस्था नहीं लिखेंगे तो हमारा समीकरण सही नहीं होगा, समझ गए? तो भौतिक अवस्था भी लिखना उतनी ही आवश्यक है जितना कि समीकरण। हाँ, अब जैसे रासायनिक अभिक्रिया में वो हमारे चैप्टर में क्रियाकलाप 1.1, 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3 तीनों दिए हैं। तो पहला जो दिया गया है वो दिया गया है मैग्नीशियम रिबन का दहन, यानी Mg+ दहन में बताया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के दो अणु हमेशा रहते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ओके, अब इसमें देख लीजिए, और एक चीज ये है कि अब हम देखेंगे आगे चल के कि रासायनिक समीकरण में क्या जितने परमाणु अभिकारक में क्रिया करते समय थे क्या उतने जो है उत्पाद में है, ये चीज जरूरी है। तो जैसे Mg इसमें एक अणु है, एक परमाणु है, और Mg का एक परमाणु है। ओके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर O2 2 है और यहाँ पर O2 1, यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर O 1 है। इसे क्या कहते हैं, ये असंतुलित है, ये असंतुलित है। इस समीकरण को क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। ओके, ये क्या है, कंकाली समीकरण। यानी हमको इसको जो है जितने अणु इस तरफ हैं तीर के, उतने तीर के बाद होना बहुत ही जरूरी है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम कक्षा 9 में पढ़े हैं द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि आवश्यक क्यों है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो जब ये हेडिंग डालोगे तो उसमें आपको लिखना होगा कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार जितने अभिकारक में जितने तत्व के परमाणु होने चाहिए उतना जो है उत्पाद में भी होने चाहिए। रासायनिक समीकरण में क्यों आवश्यक है, मैंने बताया इसको द्रव्य संरक्षण के नियम के वजह से ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप अगली हेडिंग होगी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, को संतुलित करना। ओके, तो संतुलित करना, इसके लिए कोई विशेष रूल नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, हमको थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना होगा और थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी, ऑटोमेटिक जो है हमको आने लगेगा। जैसे एक उदाहरण है, लोहा जल के द्वारा क्रिया करके क्या बनाता है, लोहे का ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो या अब इसको देखिए, इस समीकरण में लोहा यहाँ एक अणु है, लोहा का एक परमाणु है, और लेकिन उत्पाद में लोहे का 3 परमाणु है। इसके साथ जाएंगे असंतुलित है। असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हमको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक जो हमारे बुक में दिया गया है उस नियम अनुसार एक हम चार्ट बनाएंगे इस तरह से। इसमें सबसे ऊपर लिखेंगे तत्व, क्या लिखेंगे, तत्व या पदार्थ, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभिकारक, क्या लिखेंगे, अभिकारक, यहाँ क्या लिखेंगे, उत्पाद। इसका मतलब ये हुआ जितने तत्व के अभिकारक में तत्व के परमाणु होने चाहिए उतने उत्पाद में होने चाहिए। इसमें लोहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो 3 हम कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले लोहे को लिख देंगे, नंबर 2 क्या है, हाइड्रोजन को लिख देंगे, नंबर 3 क्या है, ऑक्सीजन लिख देंगे। अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कितनी है, Fe जो है इसमें मात्र कितने परमाणु है, 1, क्योंकि जहां पर कोई गिनती नहीं लिखी उसका एक परमाणु माना जाता है। यहाँ पर 1 है,
और यहाँ हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब उत्पाद में देखते हैं, लोहा कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन तो संतुलित है, क्योंकि जितने परमाणु जो है 2 परमाणु हाइड्रोजन के अभिकारक में है, तो 2 उत्पाद में भी हैं। हाँ? अब हमको संतुलित क्या करना है? इसको संतुलित करना किसको है? यानी लोहे को संतुलित करना है और ऑक्सीजन को संतुलित करना है। इस संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट बनाएंगे, क्योंकि हम पदार्थ के बाईं तरफ लिख सकते हैं, दाईं तरफ नहीं लिखेंगे। दाईं तरफ लिखेंगे तो पदार्थ जो है बदल जाएगा। तो पदार्थ हम बदल नहीं सकते, सिर्फ हम जो है परमाणुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम ब्रैकेट बनाएंगे। इसलिए क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। क्या बनाएंगे? ब्रैकेट। ओके, थोड़ा सा जगह होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा जगह के लिए थोड़ा सा ये प्लस, हाँ, क्योंकि लिखनी है गिनती अभी, तो इसलिए जरूरी है। जगह नहीं होगी तो लिखेंगे कहाँ? तो ये रहा। ओके, यहाँ 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 गिनती की जरूरत पड़ेगी। तो हम किसी भी संख्या से बराबर करने के लिए गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा। जैसे 3 है यहाँ पर फेरियम उत्पाद में लोहा, तो यहाँ पर जो है अभिकारक में 1 है, तो इसको कितने से गुणा कर दें कि ये जो है बराबर हो जाए? हम जान जाएंगे कि 3 से। किससे करें? 3 से। अब 3 अभिकारक में हो गया, 3 उत्पाद में हो गया। हाइड्रोजन भी देख लीजिए, यहाँ पर जो है तत्व, हाइड्रोजन जो तत्व है, ये अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, ये संतुलित है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख रहे हैं उत्पाद में 4 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? 1 है। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 4। कितने से? 4 से। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 4। अब 4 गुनी 1 चौके 4, 4। अब ये 4 ऑक्सीजन जो है अभिकारक में हो गया, 4 उत्पाद में भी हो गया। लेकिन जरूरत किसकी है कि इसको हम जो है संतुलित करते करते अब ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है 4 दूनी 8 परमाणु कर दिए। कितना कर दिए? यानी हमारा जो है हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हम तो यहाँ लिख चुके हैं, जहां लिख चुके होते हैं वहां पर लिखा नहीं जाता, समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कहाँ? यहाँ पर भी गुणा हुआ था, किससे हुआ था? 4 से। कितने से? 4 से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा हुआ है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हुआ था। तो यहाँ पर अभिकारक में तो हम संतुलित कर चुके हैं। अब करेंगे उत्पाद में, इससे किससे गुणा कर दें कि 8 हो जाए? तो इसको किससे गुणा करना होगा? 4 से। तो ये जो है उत्पाद में भी 4 से गुणा करने पर हमको जो है 8 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब ब्रैकेट हटा देंगे। Fe अभिकारक में 3 से गुणा था, यहाँ हमने लिखा है 3 से गुणा था। यहाँ पर 3 लिखे थे, यहाँ 4। अब यहाँ पर क्या है? प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। ये संतुलित। लेकिन अभी भी समीकरण गलत है, ये पूरे तरीके से सही नहीं है। हम अभी इस समीकरण में भौतिक अवस्था नहीं लिखेंगे। फेरियम की भौतिक अवस्था S लिखेंगे, ठोस होता है। ये जल है, इसको L लिखेंगे, जगह कम है, आप जगह बना के लिखिएगा। तो लाओ लिख लीजिए 3Fe, ये क्या है? सॉलिड प्लस 4H2O, ये क्या है? लिक्विड इक्वल टू यानी एरो Fe3O4 सॉलिड और 4H2, ये क्या है? गैस। क्या है? गैस।
ये समीकरण अब हमारा ठीक करेक्ट हो गया। और समीकरण को लिखते समय हम भौतिक अवस्थाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए, भौतिक अवस्थाओं को जरूर जो है दर्शाना चाहिए। अब आगे की हेडिंग है अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगली जो टॉपिक है, अगली हेडिंग है वो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो इसमें जो पहला नंबर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, जैसे नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि इसमें जो है क्या होता है कि परमाणु एक या एक से अधिक पदार्थ जो है आपस में जुड़ जाते हैं। मान लो कोई पदार्थ ए है, दूसरा पदार्थ बी है और दोनों जुड़ के पदार्थ बनाएंगे सी, पदार्थ सी का निर्माण करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? जैसे कार्बन यानी कोयला, कार्बन का रूप क्या है? कोयला जब जलता है यानी ऑक्सीजन, जलन मैंने आपको बताया है, जलने में सबसे पहले वायु की जरूरत पड़ेगी, होगी ऑक्सीजन। तो जब जलन और दहन की बात आएगी, जलने या मतलब दहन शब्द का बात आएगा तो ऑक्सीजन लिखना जरूरी है। तो इसका निर्माण करते हैं CO2। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अब इसी तरीके से जल भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण करते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर जब एक इंडिविजुअल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जैसे ये शब्द से आपको प्रतीत हो रहा होगा, वियोजन माने अलग होना, वियोजन माने अलग होना। जब कोई एक पदार्थ हो, इसको जो है कोई कारण देके दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाए तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक पदार्थ को कोई किसी कारण से दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। पहला क्या है? ऊष्मीय वियोजन, यानी अगर किसी पदार्थ में गर्मी दी जाए, गर्म किया जाए तो पदार्थ टूट के 2 भागों में बट जाता है। जैसे इसका उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को जब ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो ये किसमें बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये है सॉलिड, और दूसरा क्या है? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है? क्या है? इन भौतिक अवस्थाओं के साथ देखना जरूरी है। अब दूसरा होता है दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। उसमें जैसे ऊष्मीय वियोजन है, दूसरा है वैद्युत वियोजन। इसका मतलब होता है इसको किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए इसमें कारण विद्युत होता है। यानी किसी पदार्थ में यदि हम विद्युत वियोजन यानी विद्युत का प्रवाह करें तो पदार्थ जो है 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में टूट जाए तो उस वियोजन को वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे जल लिक्विड, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा H2 2H2 प्लस
O2 ये दोनों गैस का निर्माण करते हैं न। तो इस तरह से इसका कारण क्या है, वैद्युत विभोजन। अब अगले में आइए, तीसरा होता है प्रकाशीय विभोजन। प्रकाशीय विभोजन यानी इसमें जो है पदार्थ को, ये जो है जब किसी पदार्थ को, एक पदार्थ को जब प्रकाश के यानी सूर्य की किरण के सामने रखा जाता है तो वह पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय विभोजन। इसका जो है उदाहरण सिल्वर क्लोराइड है, 2AgCN। ये क्या है, सॉलिड है। इसमें जब जो है धूप में रखोगे तो ये क्या बनाता है, 2Ag। क्या बनाता है, 2Ag प्लस Cl, 2Ag सॉलिड है, ये क्या है, ओके। तो इस तरह से सिल्वर जो है अलग होकर क्लोरीन गैस, सिल्वर और क्लोरीन गैस बनाता है। इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इसको कभी पूछ भी लिया जाता है कि इसका प्रयोग जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, ओके। अब इसके बाद जो है तीसरा, जो इसके बाद जो है वियोजन क्रिया, तीसरा जो क्रिया है वो जो प्रतिस्थापन क्रिया है। क्या है, प्रतिस्थापन क्रिया। उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो छोटा हो, आप लोग उसको पढ़िए और उसके बाद देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो है जानने के लिए आप बेल आइकन को भी जो है दबा दीजिए। और जो कुछ भी हो जो आपको समझ में आए कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं कमेंट आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, ओके।